मेरा पति रोज रात को मेरी बेटियों के कमरे में चला जाता और अंदर से गेट बंद कर लेता। लेकिन उसके अंदर जाते ही कमरे के अंदर से रोने की आवाज़ें आती थीं। मैं हैरान होती और मैं गेट खटखटाती तो मेरा पति कहता, तुम जाओ, मैं इन्हें टेस्ट की तैयारी करा रहा हूँ। पूरी रात मैं अपने पति का इंतज़ार करती रहती, लेकिन जब वो सुबह कमरे से बाहर आता तो वो बहुत खुश होता था। लेकिन मेरी दोनों बेटियां लंगड़ा कर चलती थीं। एक दिन राज जानने के लिए मैं उनके कमरे में ही छुप कर बैठ गई। थोड़ी ही देर गुजरी थी और जो कुछ उस कमरे में हुआ, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। भगवान ये दिन किसी को ना दिखाए। मेरा पति तो अपनी बेटियों के साथ ही। मेरा नाम गरिमा है। मैं 33 साल की हो चुकी थी। मेरा रंग बहुत सांवला था, इतना सांवला कि मेरा रिश्ता नहीं हो पा रहा था। जो भी मुझे देखने के लिए आता मुझे देखते ही रिजेक्ट कर देता। बार बार ठुकराए जाने की तकलीफ सह सहकर मैं अंदर से टूट चुकी थी। मुझे लगने लगा था कि मैं अपने माँ बाप पर बोझ बनती जा रही हूँ। हालांकि मेरे माँ बाप ने कभी मुझे एहसास नहीं दिलाया था कि मैं उन पर बोझ हूँ, लेकिन मैं अब अंदर से टूटने लगी थी। मेरे माँ बाप मेरे लिए कोई कुंवारा लड़का देखते, मगर मेरा रंग रूप देखते हुए मेरे लिए 4-5 बच्चों के बाप का ही रिश्ता आता, या फिर तलाकशुदा इंसान का, या फिर किसी बूढ़े आदमी का। ऐसे इंसान से मेरे पापा मेरी शादी नहीं करना चाहते थे। उनका कहना था, हमारी बेटी हमारे लिए बोझ नहीं है, इसलिए जब वो अच्छा रिश्ता आएगा तभी हम अपनी बेटी की शादी करेंगे। लेकिन धीरे धीरे मेरी उम्र निकलती जा रही थी और मेरे चेहरे से मेरी उम्र साफ पता चलने लगी थी। अब तो लोगों ने मेरे माँ बाप को यही समझाया कि बेटी की शादी कर दो, ज़्यादा अच्छे की तलाश में आपकी बेटी घर बैठी बैठी बूढ़ी हो जाएगी। आने वाले समय में ऐसे रिश्ते भी नहीं मिलेंगे। लोगों की बातों को ध्यान में रखते हुए मेरे माँ बाप ने एक रिश्ता स्वीकार कर लिया, जिसकी 3 बेटियां और एक बेटा भी था। मेरे पापा बहुत ही सीधे साधे आदमी थे। किसी ने उनको इस रिश्ते के बारे में बताया था। अब मेरे माँ बाप को ये चिंता सताने लगी थी कि कहीं आने वाले समय में हमारी बेटी के लिए और भी ज़्यादा बुरे बुरे रिश्ते न आने लगें। जिसने मेरे पापा को ये रिश्ता बताया था वो पापा का ही कोई जानने वाला था। उसने लड़के की तस्वीर भी मेरे पापा को दिखाई थी। मेरे पापा ने देखते ही उस लड़के को पसंद कर लिया, क्योंकि लड़का देखने में गोरा चिट्टा स्मार्ट था और उसे देखकर कहीं से भी नहीं लग रहा था कि वो 3 बच्चों का बाप है। फिलहाल मेरे पापा ने अपनी तरफ से तो रिश्ते के लिए हाँ कर दी। अब मेरी तस्वीर भी लड़के वालों के घर भेज दी गई थी। लड़के वालों ने मुझे भी पसंद कर लिया। इस तरह बहुत ही सादगी से मेरी शादी हो गई और विदा होकर मैं अपने ससुराल चली गई। लेकिन शादी से 2 दिन पहले मैंने एक बात नोट की थी कि मेरे घर वाले बहुत ही ज़्यादा परेशान लग रहे थे और मुझे उनकी आंखों में आंसू भी दिखाई दे रहे थे। मम्मी पापा का कहना था, ससुराल जा रही हो तो हमेशा अपने घर को जोड़ कर रखना और अपने पति के घर में हर हाल में गुजारा करने की सोचना। मैं अपने घर वालों की नसीहत समझ गई थी कि वो क्या कहना चाहते हैं। जब मैं शादी करके अपनी ससुराल गई तो मैं अपने पति के बच्चों को देखा था। तीनों ही बच्चे लगभग जवान थे। मुझे बड़ी हैरानी हुई। दोनों बेटियां बहुत ही खूबसूरत थीं और लड़का बड़ा ही अजीब टाइप का था। उसने अपने कानों में ईयररिंग पहने हुए थे, जैसे आवारा टाइप के लड़के पहनते हैं। मुझे लगा शायद आजकल का ये फैशन चल रहा होगा। मेरी सास भी जिंदा थी, लेकिन एक अजीब बात ये थी, जब मेरा रिश्ता तय हुआ था सिर्फ आदमियों के बीच ये बात चली थी। जब मेरे पति की माँ जिंदा थी तो फिर वो मुझे देखने मेरे घर पर क्यों नहीं आई थी। मेरी सास देखने में बहुत ही खतरनाक लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे काफ़ी झगड़ालू टाइप की औरत है। आने वाले टाइम में ये मेरा जीना मुश्किल कर देगी। मुझे मेरे कमरे में भेज दिया गया। वहाँ पर मेरा पति आया। मुझे बहुत ही प्यार से बात की थी। मुझे अपना पति पसंद आ गया। भले ही उसके जवान बच्चे थे, लेकिन वो देखने में बिल्कुल भी जवान बच्चों का बाप नहीं लगता था। फिर मुझे अपना पति पसंद आया था, इसलिए मैंने अपने ससुराल में किसी और रिश्ते की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। यही बात सोची कि मेरा पति तो अच्छा है, इसीलिए मुझे दूसरे से क्या मतलब रखना चाहिए। लेकिन मैं एक बात पर बड़ा हैरान थी कि मेरे पति की उम्र लगभग 45 साल होगी, लेकिन उसके तीनों बच्चे जिनकी उम्र 25 से 30 साल की थी। लड़कियां 24-25 साल की लग रही थीं और लड़का 28-30 साल का लग रहा था। तो ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता था? मैं यहाँ आने के बाद बहुत कंफ्यूज हो रही थी। मेरा दिमाग चारों तरफ दौड़ रहा था। थोड़ी देर के बाद मेरा पति मुझसे बातचीत करने के बाद कमरे से बाहर चला गया। कमरे के अंदर मेरी सास और मेरी सौतेली बेटियां आ गईं। मुझे ये देखकर बड़ी हैरानी हुई थी कि मेरी सौतेली बेटियां अभी तक कुंवारी थीं और वो मुझे माँ कहकर पुकारने लगीं। मुझे बड़ा अजीब लगा था।
उसके बाद मेरी सास कहने लगी, चलो लड़कियों तुम कमरे से बाहर निकलो, मुझे बहू से कुछ बात करनी है। ये औरत देखने में बड़ी ही अजीब सी थी, मोटी सी और लाल लाल होंठों वाली। ऐसा लग रहा था जैसे इस औरत को पान खाने की आदत है। मुझसे कहने लगी, इस घर में तुम्हें कभी किसी चीज़ की परेशानी नहीं होगी। तुम इन बच्चों को देख रही हो, इनकी माँ का साया इनसे बचपन में ही छिन गया था। तभी से मेरा बेटा बहुत परेशान रहने लगा था। हम लोगों ने उसे समझाया कि तुम दूसरी शादी कर लो, तुम्हारी दूसरी शादी करने से तुम्हें कोई अच्छा हमसफ़र मिल जाएगा और बच्चों को माँ की ममता मिल जाएगी। अब से तुम ही इन बच्चों की माँ हो। उस औरत ने मुझे प्यार किया, ऐसे जैसे मैं उसकी बहू नहीं बेटी हूँ। मुझे खुशी हुई थी। चलो ससुराल में सब लोग अच्छे थे, लेकिन एक बात सोचने पर मजबूर हुई कि जब मेरे पति को दूसरी शादी करनी ही थी, अपने बच्चों को माँ की ममता देना चाहता था, तो जब उसकी पत्नी उसके बच्चों को छोड़कर बचपन में ही मर गई थी, तो तभी दूसरी शादी क्यों नहीं की थी। अब जबकि बच्चे खुद शादी के लायक थे, तो फिर उसने दूसरी शादी क्यों की थी। मेरा दिमाग उलझता ही जा रहा था, लेकिन मैंने सोचा धीरे धीरे मैं खुद ही अपनी ससुराल को समझ जाऊंगी। मेरी सास ने मेरे सर पर हाथ रखा और फिर वो मेरे कमरे से चली गईं। और सास के जाने के थोड़ी देर के बाद ही मेरा पति फिर से कमरे में आया था और मुझसे कहने लगा, तुम्हें मेरी बेटी और मेरा बेटा कैसा लगा? उनका तुम्हें बहुत ख्याल रखना है, साथ ही साथ मेरी माँ का भी ख्याल रखना। मैंने कहा, मैं बहुत हैरान हूँ कि आपके बच्चे इतने जवान हैं और आप उन बच्चों के बाप नहीं लगते। मेरी बात सुनकर वो हंसने लगा, कहने लगा, तुम ही नहीं बल्कि सारे लोग ही मुझसे ये सवाल करते हैं क्योंकि मैं इतना जवान जो लगता हूँ। मेरा पति मुस्कुराते हुए मुझसे कहने लगा, खैर मैं अपने पति से खुश थी। उसने मुझे बताया कि वो शुरू से ही अपना बहुत ख्याल रखता है, जिम भी करता है और उसने अपनी सारी ज़िंदगी लगभग जिम करने में ही गुजार दी है, जिसकी वजह से वो इतना जवान नज़र आता है। जो लोग अपनी सेहत पर ध्यान देते हैं वो लोग कभी भी जल्दी बूढ़े नहीं होते। अपने पति की बात सुनकर मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुई थी। मेरे पति ने कहा, मैं तुम्हें भी जवान रखूँगा, समय के साथ साथ तुम बूढ़ी होने के बजाय और भी ज़्यादा खूबसूरत होती जाओगी। मैंने अपने पति से कहा कि मैं कैसे खूबसूरत हो सकती हूँ, कहाँ मैं सांवली सी, कहाँ आप गोरे चिट्टे से। मेरे पति ने कहा, ऐसी बातें मत करो, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। गोरे काले से क्या होता है, इंसान की सीरत अच्छी होनी चाहिए। उसकी प्यार भरी बातें सुनकर मैं खुश हो गई थी। धीरे धीरे मेरा पति मेरे करीब होने लगा था। उसकी संगत पाकर मैं बहुत खुश थी। मैं जो अपनी शादी की उम्मीद ही छोड़ बैठी थी, अब अपने पति की संगत पाकर फिर से जी उठी थी। मेरे पति में जवान मर्दों जैसा जोश था। मुझे अपने पति से किसी बात की कोई शिकायत नहीं थी। उसने मुझे खुश कर दिया था। कुछ देर बाद मेरा पति सो चुका था, लेकिन पता नहीं क्यों मेरी आंखों में नींद नहीं आ रही थी। बार बार मेरे दिमाग में मेरे ससुराल के लोग ही घूम रहे थे। मैं सोचने लगी कि मेरे पति की बेटियां भी बहुत खूबसूरत हैं। मेरे पति देखने में जवान लगते हैं, लेकिन बूढ़ा आदमी देखने में भले ही जवान लगे, लेकिन उसके अंदर कुछ न कुछ बीमारी जरूर होती है। कोई ऐसी परेशानी होती है जिससे उसकी उम्र की पहचान हो जाती है। लेकिन मेरा पति तो बिल्कुल ही हर तरह से जवान दिखता था। वो बहुत एक्टिव था, कोई बीमारी उसके शरीर में नहीं थी। अभी तो मेरे पति की दूसरी शादी है। जब वो पहली शादी हुई होगी तब कितना खूबसूरत और कम उम्र रहा होगा। फिलहाल मैंने इस बात को इग्नोर कर दिया। अब मुझे अपने ससुराल पर ध्यान देना था। ये ख्वाबों भरी रात थी जो मैंने गुजारी थी। सुबह हुई तो दरवाजे पर दस्तक होने लगी। मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरी सास सामने खड़ी हुई थीं। उनके हाथ में एक बड़ी सी ट्रे थी और मेरे लिए कमरे में नाश्ता लेकर आई थीं। मैंने कहा, आपको परेशान होने की क्या ज़रूरत थी, मैं फ्रेश होने के बाद खुद ही किचन में आ जाती। मेरी सास कहने लगी, अरे नहीं नहीं, बहू से इतनी जल्दी किचन का काम करवाना अच्छा नहीं लगता। मेरा पति भी सोकर उठ गया था और हम दोनों ने साथ बैठकर नाश्ता किया। मैंने सौरभ से कहा, आज हमारी शादी का पहला दिन है, आज हम लोग कहीं घूमने चलते हैं। सौरभ ने कहा, बताओ कहाँ जाओगी? मैंने कहा कि मैं पहले अपने मायके जाना चाहती हूँ। मेरी बात सुनकर मेरा पति सौरभ कहने लगा, शायद तुम्हें ये बात पता नहीं है कि तुम्हें तुम्हारे माँ बाप ने ये बात नहीं बताई कि तुम अपने मायके में किसी से नहीं मिल सकती। ये बात सुनकर मैं हैरान हो गई थी। मुझे लगा शायद सौरभ मजाक कर रहा है। मैंने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। सौरभ कहने लगा, ऐसा ही है, अब तुम्हारी शादी यहाँ हो गई है, इसलिए तुम अपने किसी भी रिश्तेदार या मायके वालों से कोई कांटेक्ट नहीं रखोगी। और ये शर्त हमने शादी से पहले ही रख दी थी। अब मैं सारी बात समझ गई थी। शादी से कुछ दिन पहले मेरे घर वाले इतने परेशान क्यों थे और मुझे देखकर उनकी आंखों में आंसू क्यों आ जाते थे। मेरी विदाई पर भी मेरे सब घर वाले बहुत रो रहे थे
और तभी वो बातों बातों में मुझे ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि अब हमारे और तुम्हारे सारे रिश्ते ख़त्म हो गए हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये शर्त भला क्यों रखी गई थी, और अब भला ये शर्त रखी थी तो किसने रखी थी, मेरे माँ बाप ने या फिर मेरे पति ने। मैंने जब अपने पति से सवाल किया तो उसने कहा कि मैं इसी शर्त पर तो तुमसे शादी की थी, क्योंकि तुम्हारी शादी कहीं हो भी नहीं रही थी और तुम्हारे घर वालों ने आसानी से खुशी खुशी मेरी ये शर्त स्वीकार कर ली थी। ये बात सुनकर मेरे दिल को बहुत ठेस पहुंची थी। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद सौरभ के मोबाइल पर किसी की कॉल आने लगी। वो किसी से फ़ोन पर बात करते हुए कहने लगा कि देखें, रिश्ता तय होने पर हमारी ये शर्त पहले से पक्की हो गई थी। मैं समझ गई कॉल ज़रूर मेरे घर से आई होगी। मैंने सौरभ के आगे खड़ी हो गई। मैंने कहा, प्लीज़ एक बार मेरे घर वालों से मेरी बात करवा दो। सौरभ ने मेरी तरफ देखते हुए कॉल पर कहा कि आज के बाद मेरे मोबाइल पर किसी की भी कॉल आनी नहीं चाहिए। अगर दोबारा फ़ोन किया तो मैं आपकी बेटी को तलाक देकर आपके घर वापस भेज दूंगा। ये कहकर उसने कॉल काट दी। मैंने कहा, आपने ऐसा क्यों किया? मैं मिलने नहीं जा सकती, पर फ़ोन पर तो बात कर सकती थी। सौरभ ने कहा, तुम्हारे घर वाले भी मुझसे यही कह रहे थे कि हमारी ये शर्त थी कि शादी के बाद तुम अपने घर वालों से नहीं बल्कि किसी रिश्तेदार से नहीं मिलोगी, लेकिन आपस में फ़ोन पर बात तो कर सकते हैं ना। मैंने बहुत ही मिन्नत करते हुए कहा था। लेकिन सौरभ गुस्से से कहने लगा कि जब हर तरह का कांटेक्ट नहीं रखना तो फिर बात भी नहीं हो सकती। तुम्हारे माँ बाप ये बात कैसे भूल गए? उन्होंने मेरे इनकार करने पर कोई ऐतराज़ नहीं होना चाहिए। अगर वो लोग अपनी बेटी को खुश देखना चाहते हैं तो फिर खामोश होकर अपने घर में बैठें और तुमसे बात करने की कोशिश ना करें। यही उनके लिए भलाई है। सौरभ का ये रूप देखकर मैं डर गई थी। सौरभ ने कहा, इस घर में मेरी माँ है, मेरी बेटियाँ हैं और मेरा एक बेटा है। तुम सबके साथ रहो और उनका ख्याल रखो, यही तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब मैंने कहा, जो एक पत्नी का फ़र्ज होता है मैं वो सब कुछ करने को तैयार हूँ, लेकिन एक बेटी को अपने माँ बाप से एक अलग ही लगाव होता है और उसकी जगह कोई दूसरा नहीं ले सकता। आप प्लीज़ एक बार मेरे माँ बाप से मेरी बात करवा दो। मैं आपका ये एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी और आज के बाद कभी उनसे बात करने की जिद भी नहीं करूँगी। आपने उनसे इस तरह से बात की है, उन लोगों का दिल दुखा होगा। सौरभ ने मेरी कोई बात नहीं सुनी और मैं रोती हुई अपने कमरे में आ गई। रो रो कर मेरा बुरा हाल हो गया था। पहले दिन ही मेरे साथ ऐसा हो गया था तो आगे मेरे साथ ये लोग क्या करेंगे। थोड़ी देर के बाद सौरभ कमरे में दोबारा आया और मुझे चुप करवाने लगा। कहने लगा, देखो तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे माँ बाप से तुम्हारी बात करवा दूंगा, बल्कि तुम्हारी मुलाकात भी करवा दूंगा। लेकिन देखो अभी नहीं, सही समय आने पर सब कुछ सही हो जाएगा तो मैं तुम्हें उनसे मिलवाने के लिए ले जाऊंगा। मैंने सौरभ से कहा, लेकिन ऐसा कब होगा? उसने कहा, मैंने कहा ना, सही समय आने पर हो जाएगा और देखना मैं तुम्हें खुद लेकर जाऊंगा। बस तुम मेरे घर वालों का ख्याल रखो। मुझे किसी काम से बाहर जाना है, जरूरी काम है। ये कहकर सौरभ घर से बाहर चला गया। सौरभ के जाने के कुछ देर बाद मेरी सास मेरे पास आकर बैठ गई और मुझसे बातें करने लगीं। थोड़ी देर के बाद मेरे पति की बड़ी बेटी से कहने लगीं, जाओ, तुम्हारी माँ ने रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया है, इसके सर में दर्द होगा, इसलिए इसके लिए एक कप चाय बना दो। मेरे पति की बड़ी बेटी चाय बनाने के लिए किचन में चली गई। उसके पीछे पीछे दूसरी भी चली गई। मैंने बहुत मना किया कि मैंने अभी नाश्ता किया है, अभी मेरा चाय पीने का मूड नहीं है, लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती मेरे लिए चाय बना दी और वो चाय का कप मुझे देकर कहने लगी, लो ये चाय पी लो। मैं मना करती रही क्योंकि मेरा कुछ भी खाने पीने को मन नहीं कर रहा था। फिर मैंने सोचा कि आज मेरा ससुराल में पहला दिन है। मैं नहीं चाहती थी मेरे ससुराल वाले पहले ही दिन मुझसे नाराज़ हो जाएं, इसलिए मैंने और ज़्यादा जिद नहीं की और चाय का कप ले लिया। लेकिन जैसे ही मैंने चाय का कप अपने होठों से लगाया, मुझे चाय से एक अजीब सी स्मेल आने लगी। ऐसा लगा जैसे ख़राब दूध की बनी चाय हो। मैंने कहा, चाय के अंदर से कैसी अजीब सी बू आ रही है। मेरी सास कहने लगी, नहीं बेटा, हम तुम्हें ख़राब चाय कैसे पिला सकते हैं। हो सकता है कि शायद फ्रिज में दूध खुला रह गया हो और उस दूध के अंदर फ्रिज में किसी खाने पीने की चीज़ की स्मेल बैठ गई हो। तभी मेरे पति की छोटी बेटी आ गई। कहने लगी, अगर आप हमसे प्यार करती हैं तो आपको चाय से बदबू नहीं बल्कि खुशबू आनी चाहिए। हमारे घर की चाय तो सारे मोहल्ले में मशहूर है, सब लोग हमारी चाय की तारीफ़ें करते हैं और आप कह रही हैं कि चाय के अंदर से आपको बदबू आ रही है। इतनी बातें सुनने के बाद मैंने मजबूरन चाय पी ली। चाय पी तो वाकई चाय अच्छी थी, मगर उसमें से किसी दवाई की भी स्मेल आ रही थी। सब लोग मुझे चाय पीता हुआ देखने लगे, जैसे मैं कोई चाय नहीं बल्कि दवाई पी रही हूँ।
चाय का कप को ख़त्म करते ही सबने मेरी तरफ देखा, जैसे मेरे साथ क्या कुछ होने वाला हो। सब मेरे कमरे से अब चले गए थे, लेकिन मेरा सर भारी होने लगा। मैंने अपने पति की बड़ी बेटी को आवाज़ दी, जिसका नाम रीमा था। उसने मेरी आवाज़ सुन ली, लेकिन फिर भी मेरी आवाज़ सुनने के बाद भी कमरे में नहीं आई थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे पूरा कमरा गोल गोल घूम रहा है। मैं बेड पर लेट गई, आंखें भी बंद कर लीं, और फिर उसके बाद मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ। मेरी आंख तो उस वक्त खुली जब रात के 9 बज रहे थे। मैंने देखा कमरे में कोई भी हलचल नहीं थी, कमरे की लाइट भी बंद थी। अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। लेकिन जैसे ही मैंने बेड से नीचे कदम रखा, अचानक मुझे कमजोरी महसूस होने लगी। मुझे चक्कर भी आने लगे। मेरे पेट के निचले हिस्से में दर्द भी होने लगा। मेरे साथ ये क्या हो रहा था? मैं सोचने की कोशिश करने लगी। मुझे याद आया मैंने सुबह 9 बजे चाय पी थी और उसके बाद ही मैं सो गई थी, और अब रात को जाकर कहीं मेरी आँख खुली थी। आखिर ऐसा क्या हो सकता है कि मैं इतनी देर तक सोती रही? आज शादी का पहला दिन था और मैंने अपनी ससुराल में सोते हुए ही गुजार दिया था। अभी मैं उठकर अपने कमरे की लाइट जलाने ही वाली थी कि मुझे खींचकर किसी इंसान ने दबोचा था। वो मुझे खींचता हुआ दूसरे कमरे में ले गया। मैंने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन जिस इंसान ने मुझे दबोचा था उसने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था ये कौन आदमी है जो मुझे इस तरह दबोचे हुए है। मैं हाथों के एहसास से महसूस कर सकती थी कि ये हाथ मर्द के हैं। मैं जान सकती थी कि ये हाथ मेरे पति के नहीं थे। मैंने उस इंसान को जोर का धक्का मारा और मैं उस कमरे से भागते हुए अपने कमरे में पहुंच गई। न जाने कौन आदमी था, मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा था। मुझे अपनी ससुराल में कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था। काफ़ी बड़ा हवेली की तरह बना हुआ मकान था। मैं अपने कमरे के अलावा घर को पूरी तरह देखा भी नहीं था। मुझे अब इस घर में डर लगने लगा था। मैं अपने कमरे में आ गई, क्योंकि मुझे अपने कमरे की अच्छी तरह पहचान हो गई थी, और उसके बाद मुझे किचन का रास्ता मालूम था। बाथरूम मेरे कमरे में ही अटैच था कि तभी मेरे कमरे में किसी के आने की आहट हुई थी। मैंने देखा सौरभ सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसने मेरी तरफ देखा और कहने लगा, क्या हुआ, तुम्हें इतनी डरी हुई क्यों हो? मैंने कहा, आप कहाँ गए थे? मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। सौरभ कहने लगा, अरे भाई क्यों डर रही थी? ये मेरा घर है, कोई भूत बंगला थोड़ी है जो तुम डर गई थी। वो अंदर आते हुए कहने लगा, मैं कहकर तो गया था कि मैं किसी ज़रूरी काम से जा रहा हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊँगा, पर जब मैं आया तो तुम सो रही थी। उसके बाद मैं अपनी बेटियों और अपनी माँ से बातें करने बैठ गया था। मैंने जल्दी से सौरभ का हाथ पकड़ लिया। उसने कहा, तुम परेशान क्यों होती हो? मैंने उसे बताया कि किसी ने मुझे दबोच लिया था। आखिर उस दूसरे कमरे में कौन था? उसने कहा, उस कमरे में तो मैं ही था। तुम्हें क्या लगा किसी और ने आकर तुम्हें दबोच लिया? भला मेरे घर में मेरे अलावा कौन आएगा? ये पूरा घर मेरा है। इस घर में मेरी बेटियां रहती हैं, मेरी माँ रहती हैं, और मेरा बेटा भी रहता है। बेटा तो सारा दिन नौकरी पर रहता है, सिर्फ रात को ही सोने के लिए घर आता है, और वो भी रात के 11 बजे से पहले नहीं आता। अभी तो 10:30 बज रहे हैं। तो मैं ही था जिसने तुम्हें दबोचा था। मैंने कहा, अगर आप थे तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? आपने मेरा मुंह बंद क्यों कर रखा था? आपको पता है ना मैं कितना ज़्यादा डर गई थी। ये बात सुनकर मेरा पति जोर जोर से हंसने लगा। कहने लगा, मैं तुम्हें डराना ही तो चाहता था। मैं देखना चाहता था तुम कितनी बहादुर हो, लेकिन तुम तो बड़ी ही डरपोक निकली। खैर, मैंने सौरभ की बात पर विश्वास कर लिया था कि ज़रूर सौरभ ने ही मेरे साथ मजाक किया होगा। फिर सौरभ कहने लगा, अच्छा उठो, खाना खा लो। मैंने कहा, मेरा कुछ भी खाने को मन नहीं कर रहा। हाँ, मेरे सर में दर्द हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे शरीर में बहुत कमजोरी है। सौरभ ने कहा, चलो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए चाय बनवा कर लाता हूँ। चाय पीने से तुम्हारे सर का दर्द ठीक हो जाएगा। मैंने कहा, नहीं नहीं, मैं इतनी ज़्यादा चाय नहीं पीती, मेरा चाय पीने का मन नहीं है। सौरभ कहने लगा, चलो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए जूस बनवा देता हूँ, इससे तुम्हारी कमजोरी दूर हो जाएगी। लेकिन जूस के लिए भी मैंने मना कर दिया। मैंने कहा, मुझे कुछ भी नहीं पीना। अजीब बात यह थी, मेरा पति मेरे लिए ज़बरदस्ती जूस बनाकर ले ही आया। मैंने कहा, मैं कुछ नहीं खाना चाहती और ना ही कुछ पीना चाहती हूँ। ना जाने क्यों ससुराल में आने के बाद मुझे भूख प्यास कुछ भी नहीं लग रही थी। सौरभ ने कहा, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी, तुम अपनी सेहत का ख्याल रखो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए जूस बनाकर लाया हूँ। तुम्हें मेरे हाथ का बना जूस पीना ही पड़ेगा। मुझे अपने पति की बात अजीब लगी थी, लेकिन फिर मैंने जूस पी लिया, और फिर वैसा ही हुआ जैसा मेरे साथ आज सुबह हुआ था। जूस पीते ही मैं सो गई थी, और जब अगले दिन उठी तो ऐसा लगता था कि ये जूस नहीं बल्कि कोई ऐसी चीज़ थी जिसे पीकर मुझे नींद आ गई थी। जब मैं सोकर उठी थी तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि जब मेरी आँख खुली तो सुबह के 11:30 बज रहे थे।
मैं इतनी ज़्यादा कैसे सो सकती थी, लेकिन अब मुझे शक होने लगा था। ज़रूर ये लोग मुझे नशीली चीज़ दे रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे इतनी ज़्यादा नींद आती है और मेरे अंदर कमज़ोरी बढ़ती जा रही थी। मैंने सोच लिया मुझे किसी की दी हुई चीज़ ना तो खानी है और ना पीनी है। मैं खुद अपने हाथ से बना हुआ खाऊंगी। और ऐसा ही मैंने अगले दिन किया था। मैंने घर के सारे काम किए, खाना भी मैंने अपने लिए खुद ही बनाया था। घर में एक अजीब तरह सी वीरानी और खामोशी छाई हुई थी। इस खामोशी में मैं किसी से क्या बात कर सकती थी। सब लोग अपने अपने कमरों में थे। मेरा पति भी और उसका बेटा सुबह नौकरी के लिए निकलते तो फिर रात को ही वापस आते थे। लेकिन इस समय एक अजीब बात यह थी कि इतना ध्यान रखने के बावजूद भी मेरी नींद का आना कम नहीं हुआ था। मैं जब भी सोती तो इतना ज़्यादा सोती थी कि जिसकी कोई हद नहीं थी। मेरी हालत भी दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थी। मैं समझ नहीं पा रही थी आखिर मेरे साथ ये सब क्या हो रहा था। अब तो मैं इस घर के किसी भी आदमी का दिया हुआ खाना भी नहीं खाती थी, खुद ही बनाती थी और खुद ही खाती थी। आज मैंने सोचा कि मैं व्रत रख लेती हूँ, लेकिन मेरी हालत व्रत रखने के काबिल भी नहीं थी। फिर भी मैंने रख लिया। मैंने निर्जल व्रत रखा था, पानी तक नहीं पिया था, घर का कुछ भी काम नहीं किया। अजीब बात तो ये थी, आज मुझे नींद भी नहीं आई थी और मुझे किसी ने तंग भी नहीं किया था। और फिर एक ऐसी बात मेरे सामने आई जिसने मेरे होश उड़ा दिए। मैं अपने पति के आने का इंतजार कर रही थी, क्योंकि आज मैं जाग रही थी। वरना जब भी सौरभ काम से घर आते तो मुझे पता ही नहीं चलता था कि वो कब आया और घर में आने के बाद उसने क्या किया। मैंने व्रत खोलने की तैयारी की। अपने पति के आने से पहले मैंने अच्छे से कपड़े पहन लिए थे। तैयार होकर मैं दरवाजे पर खड़ी सौरभ का इंतजार कर रही थी कि तभी अचानक से मुझे किसी काम की याद आ गई और मैं वापस अपने कमरे में चली गई। इतनी देर में मेरे पति के घर आते ही उसकी दोनों बेटियों ने और माँ ने उसे घेर लिया और उसे दूसरे कमरे में ले गईं। मैं हैरान थी, वो मुझसे बात करने की बजाय अपनी बेटियों के कमरे में क्यों चला गया। मैं उसकी बेटियों के कमरे के दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो गई। कमरे के अंदर मेरा पति अपनी बेटियों और अपनी माँ के साथ था। मैंने दरवाजे को बजाना शुरू कर दिया, पर दरवाज़ा नहीं खुला। कुछ देर तक मैं दरवाज़ा बजाती रही। मेरा पति गुस्से से दरवाज़ा खोलते हुए बाहर निकला। उसकी आंखों में गुस्सा झलक रहा था। मुझे देखते ही कहने लगा, पागल हो गई हो क्या? इतनी ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा क्यों बजा रही हो? मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम अपने कमरे से ज़्यादा बाहर मत निकला करो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने सौरभ से कहा कि ये घर मेरा भी है, मैं इस घर के कमरे के अंदर ही क्यों रहूं? सौरभ कहने लगा, बकवास बंद करो और अपने कमरे में जाओ। मैंने कहा, मुझे भी आप लोगों के साथ कमरे में बैठकर बातें करनी हैं। सौरभ ने कहा, ये कमरा मेरी बेटियों का है और इस टाइम मैं अपनी माँ और बेटियों के साथ रहता हूँ। उसने मुझे धक्का मारते हुए कहा कि जाओ अपने कमरे में, जब तुमसे बात करने का टाइम आएगा तो तुमसे बात करने तुम्हारे कमरे में आ जाऊँगा। मुझे बड़ी हैरानी हुई थी कि सौरभ को अपनी बेटी और माँ से बात करने के लिए सिर्फ रात का टाइम ही मिला था। मैं बाहर खड़ी हो गई और मेरे पति ने मेरे मुंह पर दरवाज़ा बंद कर लिया और अंदर से धीरे धीरे बोलने की आवाज़ें आने लगीं। दरवाजे पर कान लगाकर मैंने उन लोगों की बातें सुनने की कोशिश की, लेकिन मेरी कोई भी बात समझ नहीं आ रही थी। फिर मैंने खिड़की खोलने की कोशिश की। खिड़की को हल्का सा धक्का दिया तो खिड़की का दरवाज़ा थोड़ा सा खुल गया था और मुझे अंदर का साफ दिखाई दे रहा था। मैंने देखा अंदर लगभग 7 लोग मौजूद थे। मेरे पति के 3 बच्चे, बेटा और 2 बेटियां थीं। एक औरत जो कि मोटी थी, उसको तो मैं दूर से ही पहचान सकती थी, वो मेरी सास थी, और एक मेरा पति। लेकिन हमारे घर में तो सिर्फ 5 लोग थे, लेकिन उनके अलावा ये 2 लोग और कौन थे? मैं उन्हें पहचानने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस घर में चल क्या रहा है। मैंने देखा एक लड़का सौरभ को पैसे दे रहा था, लेकिन मुझे उस लड़के का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन एक बात जिसने मुझे सबसे ज़्यादा हैरान की थी वो ये थी कि सौरभ अपनी बड़ी बेटी रीमा के करीब गया और उसे अपनी बाहों में भरकर चूम लिया। मैं तो अपनी जगह दंग रह गई थी। ये सब क्या चल रहा था? मैं खामोशी से अपने कमरे में आ गई और सोचने लगी, आखिर ये क्या हो रहा है। कुछ ही देर बाद सौरभ कमरे में आया, मुझसे प्यार से बात करने की कोशिश करने लगा। लेकिन एक अजीब बात यह थी कि उसके हाथ में कॉफ़ी का कप था जो वो मुझे पिलाना चाहता था। सौरभ ने कहा, ये लो कॉफ़ी पी लो, तुम्हारा मूड ठीक हो जाएगा। मैंने कहा, मुझे नहीं पीनी। मेरा पति मेरा हाथ पकड़कर कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे इस तरह बात नहीं करना चाहता था। मैंने अपने पति से कहा कि मैं गुस्सा नहीं हूँ, मैंने खुद को नॉर्मल ही रखा था। मैंने ये भी नहीं बताया कि कमरे के अंदर मैंने क्या देखा था। मैं खामोश बैठी रही, लेकिन सौरभ मुझे कॉफ़ी पिलाने की जिद करने लगा। मैंने कहा कि मैं कॉफ़ी और चाय का ये क्या मामला है? मैं सब कुछ अपनी मर्जी से खाती पीती हूँ, लेकिन इस घर में ज़बरदस्ती मुझे ये सब कुछ क्यों पिलाया जाता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि कॉफ़ी में कुछ ऐसा मिला हो जिससे आप मुझे बेहोश करना चाहते हो?
या फिर मुझे मारना चाहते हो? सौरभ ने कहा, तुम पागल हो गई हो। मुझे तो तुम्हारी चिंता है, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी लेकर आया था। भला मैं तुम्हें बेहोश क्यों करूँगा? तुम अपना दिमाग कुछ ज़्यादा ही चलाने लगी हो। अपना दिमाग कम चलाओ और घर के कामों पर ध्यान लगाओ। तुम दिन भर फ्री बैठी रहती हो, इसलिए तुम्हारे दिमाग में उल्टे सीधे ख्याल आने लगे हैं। मेरा पति मुझे धमकाने के लिए मुझ पर गुस्सा करने लगा, लेकिन फिर अगले ही पल उसका मूड बदल गया और मुझे प्यार से कहने लगा, तुम मुझे गुस्सा करने पर मजबूर करती हो। हालांकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसीलिए तो मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी लाया था कि इसे पियोगी तो तुम्हारा मूड फ्रेश हो जाएगा। लेकिन देखो, तुमने मुझे नाराज़ कर दिया। अब मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। अपने पति की इतनी प्यारी बात सुनकर मेरा दिल नरम हो गया और मैंने उसके हाथ से कॉफ़ी का मग ले लिया। मैंने कहा, परेशान मत हो, मैं ये कॉफ़ी पी लेती हूँ। मेरी बात सुनकर सौरभ खुश हो गया, लेकिन ये मेरी सबसे बड़ी गलती हुई थी। मैंने जैसे ही कॉफ़ी पी, उसके बाद मुझे अजीब सा नशा चढ़ने लगा था और मैं बेहोश हो गई। उसके बाद मेरे साथ वही हुआ जैसा हर बार होता आया था। मैं अपने पति की बातों में आ गई थी, लेकिन मैं समझ जरूर गई थी कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर थी। सुबह मेरी आँख 10 बजे खुली थी और मेरे पेट के निचले हिस्से में दर्द भी हो रहा था। मेरा सर भी भारी हो रहा था। मैं सोकर उठी तब तक सौरभ काम पर जा चुका था। मेरी सास ने घर के सारे काम करने के लिए कहा। कहने लगी, अब शादी को काफ़ी दिन हो गए हैं, मैं चाहती हूँ अब तुम घर की सारी जिम्मेदारी संभाल लो। मुझे घर के काम करने में कोई ऐतराज़ नहीं था, इसलिए मैं सब कुछ करने लगी। मेरे पति की बेटियां जवान थीं, लेकिन वो घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाती थीं और मेरी सास भी तख्त पर बैठी पान खाती रहती थीं और उनकी नज़र मुझ पर ही जमी रहती। मुझे ये औरत शुरू से ही बड़ी अजीब लगती थी। उसे देखकर कहीं से भी नहीं लगता था कि ये मेरे पति की माँ है। एक दिन मैं कपड़े धो रही थी, मैंने देखा मेरे पति का बेटा मुझे बड़ी अजीब सी नज़रों से देख रहा था। मुझे अजीब लगा, इसलिए मैंने साड़ी को अपने आसपास अच्छे से लपेट लिया। थोड़ी देर बाद मैं किचन में खाना बना रही थी और मुझे एहसास हुआ जैसे किसी का हाथ मेरी कमर पर है। मैं घबराकर जैसे ही पलटी तो मैंने देखा मेरे पति का बेटा खड़ा हुआ था। मुझे इस तरह देखने पर वो कुछ घबरा गया, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। मैंने कहा, तुम्हें क्या चाहिए और ये क्या हरकत कर रहे हो? वो कहने लगा, माँ मुझे कुछ भी नहीं करना, बस मुझे पानी पीना था, इसलिए मैं किचन में आया था, मैं जा रहा हूँ। ये कहकर वो किचन से चला गया, लेकिन मेरा शरीर बुरी तरह काँप रहा था। ना जाने इस घर का माहौल कैसा था। मेरे पति की बेटियां भी बड़ी अजीब सी कपड़े पहनती थीं, ऐसा लगता जैसे कोई हीरोइन है। एक दिन दरवाजे पर दूध वाला आया तो मैं दूध लेने दरवाजे पर चली गई। जैसे ही दरवाजे पर गई तो गली में 2 औरतें खड़ी थीं। मुझे देखकर आपस में बातें करने लगीं। दूध वाला तो दूध देकर चला गया था, लेकिन वो औरतें अब भी मुझे देख रही थीं और मेरे करीब आकर कहने लगीं, हमने तुम्हें पहले नहीं देखा इस घर में, क्या तुम यहाँ पर नई आई हो? मैंने कहा, आपका क्या मतलब है कि मैं नई आई हूँ? मैं इस घर की बहू हूँ। मेरी बात सुनकर वो औरतें एक दूसरे को देखने लगीं और उनमें से एक औरत हंसकर कहने लगी, अरे बहू, इस घर में ना जाने कितनी बहुएं अब तक आ चुकी हैं। उसकी ये बात सुनकर इससे पहले कि मैं उस औरत से कोई सवाल करती, इतनी देर में मेरे पीछे से मेरा हाथ किसी ने पकड़ा और मुझे अंदर खींच लिया। मैंने देखा मेरी सास ने मुझे अंदर खींचा था। मेरे हाथ से दूध का बर्तन गिरते गिरते बचा था, जबकि थोड़ा सा दूध तो फर्श पर गिर भी गया था। मेरी सास ने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया और कुंडी लगा दी। मुझे घूरते हुए कहने लगी, मेरे बेटे ने तुझे कितनी बार मना किया है कि ज़्यादा इधर उधर ताका झांकी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये बात सौरभ को पता चल गई कि तू दरवाजे पर खड़ी मोहल्ले की औरतों से बातें कर रही थी, तो तू नहीं जानती वो तेरा क्या हाल करेगा। मैंने कहा, मैंने ऐसा भी क्या गलत कर दिया? दूध वाला बहुत देर से दरवाजे को बजा रहा था, किसी की आवाज़ नहीं आई, इसलिए मैं ही दूध का बर्तन लेकर चली गई। और आप मुझसे ये किस तरह की बातें कर रही हैं? मैंने कोई पाप तो नहीं कर दिया, वो मोहल्ले की औरतें ही तो थीं। उस दिन मेरी सास ने बहुत हंगामा किया था। अब मुझे उन लोगों पर शक होने लगा था। मैं सोच में पड़ गई थी कि वो मोहल्ले वाली औरतें मुझे क्या कहना चाहती थीं। अब मुझे इस घर का राज वो मोहल्ले की औरतें ही बता सकती थीं। मैंने एक औरत से बातचीत करने की कोशिश की। एक दिन मैं बहाने से छत पर चली गई। उस टाइम घर के सारे लोग सो रहे होते थे। छत पर जाने के बाद घर के सामने वाली छत पर पत्थर उठाकर मारने लगी थी कि कोई बाहर आए और मैं मौका देखकर उससे बात करूं। मेरे पत्थर मारने पर एक औरत खिड़की पर झांकने लगी। मैंने उसे आवाज़ लगा दी। बहाने से औरत को छत पर बुला लिया। वो औरत अपनी छत पर आ गई। हमारे घर की छतें आमने सामने थीं। मैंने उस औरत से कहा
कि आज तुम गली में खड़ी मेरे बारे में क्या बातें कर रही थीं और मुझे कुछ बताने की कोशिश भी कर रही थीं। मैं इस घर के बारे में सब कुछ जानना चाहती हूँ। प्लीज़ मुझे सब कुछ बता दो। मैं यहाँ बहुत परेशान हूँ। मुझे ये घर बहुत अजीब लगता है। उस औरत ने कहा, हाँ मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी, लेकिन इस मामले में मेरा नाम नहीं आना चाहिए। मैंने कहा, ठीक है, तुम्हारा नाम नहीं आएगा। उस औरत ने बताया, जिस घर में तुम रहती हो ये कोई घर नहीं और ना ही तुम्हारा ससुराल है। जो आदमी इस घर में रहता है वो तुम्हारा पति भी नहीं, बल्कि ये लोग आपस में ही इस घर के फैमिली मेंबर नहीं हैं। ये घर नहीं, एक कोठा है। उसमें जो औरत रहती है वो एक बाई है, और जो 2 जवान लड़कियां हैं वो भी इस घर में लाई गई हैं, लड़कियां हैं। ये औरत लड़कियों को लाती है। तुम्हारे पति का भी यही काम है। वो लड़कियों से या तो शादी के बहाने उन्हें इस घर में लेकर आता है या फिर उन्हें किडनैप करके लाता है। इस बार तुम यहाँ आई हो। कई बार इन लोगों के खिलाफ केस भी हो चुके हैं, लेकिन हर बार ये लोग पुलिस से बच जाते हैं, क्योंकि आज तक पुलिस को इनके खिलाफ सबूत नहीं मिले हैं। मोहल्ले में रहने वाले लोगों को ये तंग करते हैं, इसलिए कोई इनके मुंह नहीं लगता। ये हकीकत सुनकर तो मेरे सर पर ऐसा लगा कि जैसे कोई बम फटा हो। ये मैंने क्या सुन लिया था? मैं जिसे अपना ससुराल समझ रही थी वो तो एक कोठा था, और हर रात मेरी इज्जत नीलाम होती थी। मुझे नशीली दवा देकर मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जाता था। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। जैसे तैसे करके मैंने खुद को संभाला। मैंने कहा, इस घर में जो लड़का रहता है वो कौन है? उस औरत ने बताया, जो लड़का रहता है वो तुम्हारे पति का बेटा नहीं, बल्कि वो बाई का बेटा है, और उसका भी यही काम है। वो लड़कियों पर नज़र रखता है। जो लड़की घर में रहती है कि कहीं वो भाग न जाए। यहाँ पर हर एक महीने नई लड़की को लाया जाता है। मैंने कहा, यहाँ पर लड़कियों को लाने के बाद क्या किया जाता है? हालांकि मुझे पता था यहाँ पर लड़कियों और औरतों के साथ क्या होता है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी आस बची हुई थी कि शायद मेरी इज्जत सही सलामत हो, मेरे साथ ये घिनौना पाप ना किया गया हो। उस औरत ने बताया, तुम पागल तो नहीं हो? तुम्हारे साथ क्या हो रहा है तुम्हें नहीं पता? मैंने कहा, मुझे नहीं पता। उसने कहा, यहाँ पर जो भी लड़की आती है उसके शरीर को बेचा जाता है। ये सुनकर तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। उस औरत ने बताया, ये लोग बहुत खतरनाक लोग हैं। ये लोगों के सामने सीधे बनते हैं, लेकिन उनकी हकीकत हम लोग जान चुके हैं, क्योंकि हम इनके पड़ोस में ही रहते हैं। यहाँ पर लाने वाली लड़कियों को बेहोश कर दिया जाता है और उनकी कीमत लगाई जाती है। वो लड़की जब तक बेहोश रहती है उसे कुछ पता नहीं चलता उसके साथ रात भर क्या होता रहा है। उस औरत की बात सुनकर तो मेरे पसीने छूटने लगे थे। आखिर ये औरत क्या कह रही थी? उस औरत ने मुझसे कहा, तुम मुझे भली लगती हो, इसलिए तुमसे कह रही हूँ, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाओ, वरना ये लोग तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। उस औरत की बात सुनकर मैं रोने लगी थी। मेरी इज्जत तो न जाने कब की तार तार हो चुकी थी। मेरी शादी को 8 दिन हो गए थे, और इन 8 दिनों में मैं 8 घंटे भी सही से जागी नहीं थी। हर वक्त सोती रहती थी, और इसका मतलब सोते हुए मेरी इज्जत तार तार हो रही थी। ये लोग तो अपना धंधा चला रहे थे। वो औरत अपने घर चली गई और मैं सोचती रह गई कि मैं क्या करूं। मैंने सोच लिया था मैं अब ये सब कुछ और नहीं सहूंगी। मैं अपने कमरे में चली आई। मैंने अपने पति का फ़ोन उठाया और पुलिस को कॉल लगा दी। पुलिस को मैंने सारी बात बता दी। मुझे पता था मेरे साथ इतने दिनों से जो कुछ हो रहा है उस हिसाब से ये लोग अगले दिन भी मेरे साथ वही सब कुछ करेंगे। मैं उन लोगों को रंगे हाथों पकड़वाना चाहती थी। इसलिए अगले दिन जैसे ही मेरे पति ने मेरे आगे जूस का गिलास रखा तो मैंने चुपचाप जूस का गिलास ले लिया और अपने पति से ऐसे रिएक्ट करने लगी जैसे मैं जूस पी रही हूँ। लेकिन सौरभ का ध्यान हटते ही मैंने उसे बेड के नीचे फेंक दिया। थोड़ी देर के बाद मैं सोने का नाटक करने लगी। मैंने पुलिस को टाइम दे रखा था। 10 बजे के समय सौरभ घर आता था। लगभग रात के 1 बजे के बाद मेरे साथ ये सब कुछ किया जाता था। मेरे पति ने उस दिन भी किसी दूसरे आदमी से मेरी कीमत लगाई थी और मेरा पति कमरे से बाहर चला गया, लेकिन मैं जाग रही थी और सोने का नाटक कर रही थी। मुझे महसूस हुआ कोई मेरे कमरे में आया और उसने मेरे शरीर पर हाथ फेरना शुरू कर दिया। तभी हमारे घर पुलिस आ गई और पुलिस ने उन लोगों को रंगे हाथों पकड़ लिया। जो आदमी पैसे देकर मेरी इज्जत के साथ खेलने के लिए आया था उसने पुलिस को सारी सच्चाई बता दी कि आज रात के लिए इस आदमी ने मेरी कीमत इन लोगों को दी है। अब पुलिस के पास और उन लोगों के खिलाफ सबूत इकट्ठे हो चुके थे। मैंने भी अपनी गवाही पुलिस को दे दी थी। उन लोगों को रातों रात गिरफ्तार कर लिया गया था। मैं अपने माँ बाप के घर आ गई। अब मैं अपने माँ बाप को ये सब बताया तो वो शर्मिंदा हुए थे। मेरे माँ बाप ने कहा कि हमें तो उसी दिन शक हो गया था जिस दिन लड़के ने हमसे शर्त रखी थी कि आज के बाद आप लोग अपनी बेटी से कोई भी बात नहीं करेंगे। खैर वो लोग गिरफ्तार हो चुके थे। मैं अपने माँ बाप के घर आ गई थी। अदालत के जरिए मैंने तलाक भी ले ली।
मैंने आज तक शादी नहीं की। मेरी उम्र अब 35 साल हो चुकी है और शादी मैं करना भी नहीं चाहती, क्योंकि शादी के नाम से मुझे डर लगता है। मैं अपने माँ बाप के घर पर रहकर ही उनकी सेवा कर रही हूँ, क्योंकि मेरे माँ बाप बूढ़े हो चुके हैं। मैं पढ़ी लिखी थी, नौकरी करके अपना और अपने माँ बाप का पेट पाल रही हूँ। इस घिनौनी ज़िंदगी से अच्छा मुझे अपनी ज़िंदगी ज़्यादा पसंद है। आप लोग ही बताएं, क्या शादी न करने का फैसला मेरा सही है या गलत? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।